हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 30 नवंबर। तो 30 नवंबर का हम करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें हम पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस टेक्स, पर्सन इन न्यूज़ से रिलेटेड खबरें देखते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं थंबनेल वाले आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला आर्टिकल है गोलन हाइट्स पर। तो ये गोलन हाइट्स की जो लोकेशन है वो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं सीरिया और यहाँ इजराइल, ठीक है। तो ये सीरिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर पड़ता है, और ये एक्चुअली जो गोलन हाइट है ये सीरिया का ही पार्ट था, ठीक है। परंतु इसको क्या है 1967 में इजराइल ने इसको कब्जा लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अब अपने सेटलमेंट्स भी बना रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यूएन ने एक रिजोल्यूशन रखा इजराइल के अगेंस्ट में कि भाई आप ये जो गोलन हाइट को आपने कब्जा है, इसको वापस लौटाइए सीरिया को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 193 कंट्रीज़ में से 91 कंट्रीज़ ने ये जो यूएन रिजोल्यूशन है इसका समर्थन किया, जिसमें से क्या है इंडिया ने भी इसका समर्थन किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर यूएन रिजोल्यूशन रखा गया था इजराइल के अगेंस्ट में, तो इंडिया ने क्या है उसका समर्थन किया है कि भाई इजराइल को ये गोलन हाइट्स सीरिया को वापस लौटाना चाहिए, ठीक है। 62 कंट्रीज ऐसी हैं जिसने क्या हुआ इसका कोई ना, वो बिल्कुल एब्स्टेन रही हैं, ना इसका साथ दिया है ना इसके अगेंस्ट में उन्होंने वोटिंग करी है, ठीक है। तो ये क्या रही हैं, एब्स्टेन रही हैं। और 8 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने क्या है, जो ये यूएन रिजोल्यूशन है इसका विरोध किया है, इसके अपोज में वोटिंग करी है, मतलब कि सीरिया के समर्थन में इसने वोटिंग करी है। तो 8 कंट्रीज में से कौन कौन सी है, एक तो ऑस्ट्रेलिया, एक यूनाइटेड किंगडम्स, और यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इजराइल खुद। इन्होंने क्या है इसके फेवर, इसके अगेंस्ट में वोट करी है, मतलब इजराइल को सपोर्ट करते हुए वोटिंग करी है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो खबर है वो है गवर्नर से रिलेटेड, ठीक है। जो केरला के गवर्नर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा है भाई आपने 2 साल से ये जो बिल को रिजर्व करके रखा था, तो इससे क्या उखाड़ लिया आपने, है ना। तो एक्चुअली क्या है, देखो जो गवर्नर है ये आरिफ मोहम्मद खान है, केरला के गवर्नर है। तो ये जो गवर्नर है इनके पास में क्या होती है, एक आर्टिकल 200 के तहत एक पावर होती है, जिसमें किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं। पर इनके पास में ये पॉकेट वीटो टाइप की कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। पॉकेट वीटो का मतलब है कि आप अनसर्टेन पीरियड के लिए अपने पास किसी भी बिल को रख सकते हैं। तो ऐसी कोई पावर गवर्नर के पास नहीं होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके पास में कौन से एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो पावर होती है, परंतु क्या होता है ये पॉकेट वीटो टाइप की पावर नहीं होती। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब क्या है, अगर जैसे मान लीजिए इनके पास में कोई बिल आता भी है, तो इनको इस बिल को या तो अपने साइन करके, है ना, इसको समर्थन देकर इसको साइन करके भेज दें, या फिर इसको रिजेक्ट कर दें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। परंतु ये किसी भी बिल के ऊपर अनसर्टेन पीरियड के लिए उसको अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, उस पर बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मेजर जजमेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ से COP28 से रिलेटेड, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 28 हो रही है, ये कहाँ हो रही है, दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये पार्टी हो रही है कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबी चलेगी, 2 वीक तक चलेगी ये। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी ने मिलकर ये कसम खाई है कि 2050 तक हम दुनिया को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जिसमें जो ऑयल एंड गैस फर्म्स हैं वो भी साथ निभाएंगी, ठीक है। तो क्या करना है, नेट जीरो टारगेट्स रखे हैं 2050 तक के, नेट जीरो एमिशन करेंगे, कार्बन न्यूट्रल बनाने की कोशिश करेंगे 2050 तक। इसके साथ साथ जो नेट जीरो मीथेन टारगेट भी रखे गए हैं, नेट जीरो मीथेन टारगेट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेट जीरो मीथेन टारगेट कब तक के रखे गए, तो ये 2030 तक के रखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये है कि जो हमारी ऑयल एंड गैस फर्म्स हैं, ठीक है, इसके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया जाता है, जो एनर्जी जितनी भी रिलीज की जाती है वो कितना 15%, जितनी भी एनर्जी है उसका 15% तो क्या करते हैं ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, जो भी ऑयल एंड गैसेस से, जो कि करीब करीब कितना बनता है, 5.1 बिलियन टन बनता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, 5.1 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं ये ऑयल एंड गैसेस, है ना। तो इसको भी कर्ब करने की बात करने की है कि भाई इसको भी कम करना है, रिड्यूस करना है फेज मैनर में। साथ साथ जो यूएसए एंड चाइना मिलकर आएंगे, दो बड़े बड़े देश हैं, ठीक है। तो ये जब 2 मिलकर आएंगे क्लाइमेट एक्शन की तरफ ये कार्य करेंगे और मीथेन को रिड्यूस करने की कार्य करेंगे, ठीक है। तो दुनिया भी साथ चलेगी। जब तक ये बड़े बड़े देश नहीं आएंगे तो छोटे देश क्या कर लेंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों देशों को भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है एक तरीके से COP28 के आपस में आए और जो क्लाइमेट चेंज है उसके अगेंस्ट में ये कार्य कर सके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट खबर है, अगर इंडिया को 2036 के
अगर ओलंपिक कराने हैं तो इंडिया को क्या है अभी से ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो ये क्या है जगह देखने गए, तो नरेला के अंदर जगह देखी गई है 50 एकड़ की, जिसके अंदर ये क्रिकेट स्टेडियम, होटल्स, रेलवेज, मतलब जो रोडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, ठीक है, जिससे कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सके और यहाँ पर हम 2036 के कौन से 2036 के ओलंपिक कंडक्ट करा सकें इंडिया में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आज ये नेक्स्ट खबर है कि यूपी ने जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको बैन कर दिया है, ठीक है, यूपी के अंदर। तो यूपी के अंदर ये हलाल सर्टिफिकेट होता क्या एक्चुअली क्या है, यूपी में जो मीट प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, ठीक है, उस पर ये हलाल सर्टिफिकेट लगाया जाता है। हलाल सर्टिफिकेट से ये होता है कि वो ऑथेंटिक हो जाता है, वो प्रोडक्ट क्वालिटी में पास हो जाता है वो एक तरीके से, ठीक है। उसको जनरली खरीदते समय जब कोई उस पर देखेगा कि हाँ ये सर्टिफाइड है हलाल के द्वारा, तो उसको लोग आसानी से खरीद सकते हैं, है ना। अब उसमें जनरली क्या होता है यूपी में, अब इसका क्या है मिसयूज़ होने लग गया। वहाँ पर क्या है कोई भी उठाकर हलाल सर्टिफिकेट ले रहा है और हलाल चिपका दे रहा है, जिससे क्या होगा प्रोडक्ट कोई क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहा, उसकी हाइजीन पे नहीं ध्यान दे रहा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो यूपी गवर्नमेंट ने क्या करा है, यहाँ पर पूरी तरीके से जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल पर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे, उनके स्टोरेज पे बैन कर दिया है। हालांकि इसको क्या है एक्सपोर्ट किया जा सकता है बस, ठीक है, एक्सपोर्ट पे कोई बैन नहीं किया, सेल, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज पे पूरी तरीके से बैन किया है यूपी के अंदर, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, फूड एंड सेफ्टी सिक्योरिटी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस पर बैन लगाए गए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब ये जो हलाल सर्टिफिकेट है ये इशू कौन करता है, तो इसको इशू करने का काम करता है जमात उलेमा हिंद, है ना, इसके द्वारा ये सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज ही अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खबर है, देखो आपने अनएम्प्लॉयमेंट का बात सुनी होगी, ठीक है। तो अभी क्या है इंडिया में, जैसे हम बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पर जो डेटा निकल के आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 2022 है ना, जुलाई सितंबर से जो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करी जाए तो 7.3 थी उस समय पर 2022 में, जो कि घट के कितनी रह गई है 6.6% रह गई है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है घट रही है, इस चीज़ पर फोकस करते हुए ये आर्टिकल छपा है, ठीक है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सर्वे कौन करता है, इसको पीरियोडिक लेबर फोर्स के द्वारा इसका सर्वे कराया जाता है और इसके डाटा रिलीज करता है NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट के डेटा रिलीज करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लाइन में क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट खबर है कवच। तो कवच क्या है, एक ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, किस तरीके से कार्य करता है आ जाइए इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये कवच किसने डेवलप किया है, ये हमारी जो इंडियन रेलवे है इसी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। जो इंडियन रेलवे की जो रिसर्च एंड डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में मिलकर इसने इसको कवच प्रोग्राम को डेवलप किया है, ठीक है। तो ये कैसे कार्य करता है, जैसे मान लीजिए हमारी दो ट्रेन है, ट्रेन ए, ठीक है, और ये है ट्रेन बी। अब इनके ऊपर क्या लगाता है, RFID टैग्स लगे रहते हैं, RFID टैग्स। तो ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस जो लगे रहते हैं ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यू सिग्नल भेजते रहते हैं सैटेलाइट पर, ठीक है। सैटेलाइट क्या करती है, जो TCAS स्टेशंस बनाए गए हैं। अब ये TCAS स्टेशंस क्या होते हैं, ये ट्रेन कोलिजन एडवांस सिस्टम्स होते हैं जो ट्रेन को क्या है कोलाइड होने से बचाते हैं, एक दूसरे से टकराने से बचाने का कार्य करते हैं। एक्चुअली क्या है, जब ये इन दोनों ट्रेन की डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम रह जाता है, मान लीजिए ये दोनों ट्रेनें आपस में एक ही ट्रैक पर आ गई गलती से, अब ये आपस में एक दूसरे की तरफ चलने लगी हैं, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है 750 मीटर या 1 किलोमीटर मीटर से कम रह जाता है, ठीक है, 1 किलोमीटर या 750 मीटर से कम रह जाता है। तो ये अलर्ट भेजने लगता है और अगर इन्होंने इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाए तो ये क्या कहते हैं, TCS अपने खुद के इमरजेंसी ब्रेक लगाना चालू कर देता है, ठीक है। यहाँ क्योंकि TCS ट्रेन के अंदर भी लगा रहता है और TCS स्टेशन भी अप्लाई किए हुए होते हैं। तो ये क्या है, इमरजेंसी ब्रेक लगाने का काम करता है, जिससे क्या है ट्रेनें आपस में भिड़ने से बच जाती हैं, ठीक है। आ जाइए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ से ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या करा, 15 नवंबर को 15 नवंबर किसका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी, बिरसा मुंडा, है ना, भगवान बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। एक्चुअली क्या है, ट्राइबल्स इन्हें बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं, ठीक है, तो इसलिए भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं। अब ये 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल वेलफेयर्स के लिए, है ना, 24,104 करोड़ रुपए के लिए फंड अलोकेट किया है कि भाई ट्राइबल्स को वेलफेयर, ट्राइबल का डेवलपमेंट किया जाएगा, इनको मुख्य धारा तक जोड़ा जाएगा। जो अभी ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो PVTGs हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल
वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, जो 75 आइडेंटिफाई की गई है ना। अगर हमारे इंडिया में पूछा जाए PVTGs कितनी है, तो ये कितनी है, टोटल मिला के 75 है, ठीक है। 750 ट्राइब में से 75 ऐसी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो अभी तक दूर सुदूर गांव में रह रही हैं, जहाँ तक कोई भी बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं पहुँची है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, ना रोडवेज़ है, ना रेलवेज़ है, ना लाइट है, ना कुछ है, ठीक है। बस ये अपनी वही प्रिमिटिव ज़िंदगी जी रहे हैं जो पहले से जीते आ रहे हैं, जैसे झोपड़ियों में जी रहे हैं, है ना। तो इनको आइडेंटिफाई करके इनको मुख्य धारा तक जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, जिसका नाम दिया गया है जन मन। क्या नाम दिया गया? जन मन, ठीक है। मैं एक बार क्लियर करता हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाई दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम दिएगा? जनमन, JANMAN, ठीक है। तो जनमन की क्या है फुल फॉर्म है? जनजाति आदिवासी, ठीक है, न्याय महाअभियान, ये नाम दिया गया है इसका, ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत इन PVTs को मुख्य धारा तक जोड़ने का कार्य किया जाएगा, जिसमें 24,104 करोड़ रुपए जो हमारी सरकार है उसने अलॉट कर दिए गए इनके वेलफेयर के लिए। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसको कौन करेगा? ट्राइबल मिनिस्ट्री इसको डेवलप करेगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट खबर है राजस्थान कोर्ट से रिलेटेड। तो राजस्थान कोर्ट ने क्या है, कांग्रेस के एक MLA उन्हें 1 साल की जेल सुनाई है। क्यों सुनाई है? क्योंकि उनका हो गया था चेक बाउंस, ठीक है। चेक बाउंस होना एक इलीगल एक्टिविटी है। अगर मान लीजिए किसी ने किसी को कोई चेक दिया है तो इसके अगेंस्ट में आपको क्या है, पेनल्टी लगाई जा सकती है, साथ में जेल सजा सुनाई जा सकती है। तो ये मैं इसीलिए लेकर आया हूँ अवेयरनेस के लिए कि आप ये सोचें कि चेक बाउंस होने पर कोई सजा नहीं मिलती, जेल टर्म्स भी मिलता है। देख लीजिए कांग्रेस के MLA हैं, इन्होंने चेक लिखा था 35 लाख रुपए का, 35 लाख रुपीज़ का, तो इन पे पेनल्टी लगाते हुए 55 लाख रुपए पे करने की बात करी गई और साथ में 1 लाख रुपीज़ का इन पे जुर्माना भी लगाया गया है। तो अगर आप कभी भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई आपके चेक बाउंस नहीं होने चाहिए, इसके अगेंस्ट में आपको जेल हो सकती है, आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने क्या करा, पाकिस्तान को $3 बिलियन के फंड दे रखे हैं, पैसा दे रखा है, ठीक है। तो अब इन्होंने इसको रिलीव करते हुए, पाकिस्तान को रिलीव करते हुए 1 साल का टर्म और बढ़ा दिया कि आपको जो हमारे जो डिपॉजिट्स है ये 1 साल तक और रख लीजिए, अपना इस्तेमाल और कर लीजिए, उसके बाद पे कर देना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतनी ही खबरें हैं। जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए आर्टिकल 61, ये आर्टिकल जो 61 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। बहुत बार UPSC SSC जो स्टेट सर्विस कमीशन है वहाँ पूछा जाता है। तो आर्टिकल 61 के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। तो देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए देता हूँ जिससे क्या है आप खुद की प्रैक्टिस कर सकें। अगर मैं इसके बारे में यहाँ क्वेश्चन दूंगा, बता दूंगा, आप उसका एक आंसर दे देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये आप पढ़ें और खुद से लिखें, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। अगर आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी देना चाहते हैं तो उसको कॉपी पेस्ट ना करें, खुद से लिखें, जिससे आपके जो हैबिट है वो डेवलप हो, याद हो वो चीज़ें। आप खुद से लिखेंगे, आपको वो ज़्यादा लंबे समय तक याद होगी, ठीक है। तो आर्टिकल 61 के बारे में 5-6 पॉइंट बनते हैं, तो उनको अच्छे से यहाँ पे लिख दीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।